Hello and very warm welcome in our YouTube channel RN Education Foundation. This is विभू पांडे. आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का NCERT बायोलॉजी का चैप्टर, जिसमें हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में लास्ट वीडियो में बात की थी और हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए थे. आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है. वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाइए और उसे देखिए. पहले हम यहां पर देखेंगे हमारे जो इंडिया गवर्नमेंट ने द मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट अमेंडमेंट किया था 2017 में, वाज इनैक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. उन्होंने इस एक्ट में क्या हमें प्रोविजंस दिए हैं, देखिए. रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ द इलीगल अबॉर्शन. यहां पे इलीगल अबॉर्शन के इंसिडेंट को क्या किया गया, रिड्यूस करने की बात कही गई थी. ठीक है. एंड कॉन्सिक्वेंट मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट अ प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड ऑन द सर्टेन कंसीडर ग्राउंड. यहां पे क्या किया गया है कि मदर की हेल्थ को देखते हुए एक प्रेगनेंसी को हम कब टर्मिनेट कर सकते हैं, कुछ कंसीडर करने के लिए कुछ ग्राउंड्स होते हैं कि कब हम इनको टर्मिनेट कर सकते हैं. जैसे विद इन द फर्स्ट 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी ऑन द ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. मतलब अगर जो प्रेगनेंसी है वो क्या हो गई है, 12 हफ्तों की हो गई है, तो हम किसी एक डॉक्टर से कंसल्ट करके उस प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं, अबॉर्ट कर सकते हैं. ठीक है. बट इफ द प्रेगनेंसी हैज लास्टेड मोर देन 12 वीक, अगर प्रेगनेंसी 12 हफ्तों से ज्यादा की हो गई है, बट फ्यूअर देन 24 वीक, लेकिन 24 हफ्तों से कम है, टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मस्ट बी द ओपिनियन फॉर्म्ड इन गुड फेथ दैट द रिक्वायर्ड ग्राउंड एग्जिस्ट. तो यहां पे क्या है, हमें 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर से इसको सजेस्ट करना पड़ेगा कि क्या जो ये अबॉर्शन है ये हेल्दी होगा या नहीं होगा. अगर ये है, किस पर होना चाहिए, इन गुड फेथ. ठीक. और यहां पे रिक्वायर्ड ग्राउंड होना चाहिए उस अबॉर्शन का. ठीक है. द ग्राउंड्स ऑफ सच टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज आर. ग्राउंड्स क्या क्या हो सकते हैं, इस एक्ट में ये ग्राउंड्स दिए गए हैं. ग्राउंड नंबर 1, द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी वुड बी इन्वॉल्व अ रिस्क ऑफ लाइफ द प्रेग्नेंट वुमन और द ग्रेव इंजरी फिजिकल और द मेंटल हेल्थ. यहां पे क्या है कि जिस वुमन को प्रेगनेंसी है, अगर ये प्रेगनेंसी हो जाती है, यहां से अगर एक बच्चे का जन्म हो जाता है, तो क्या होगा, उस वुमन को खतरा होगा, क्या, एक फिजिकल ग्रेव द इंजरी, फिजिकल इंजरी का खतरा हो सकता है, मेंटल हेल्थ का खतरा हो सकता है. ठीक है. तो ये ग्राउंड है, तो यहां पे भी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट किया जा सकता है. दूसरा ग्राउंड क्या है, यहां पे सब्सटेंशियल रिस्क दैट इज द चाइल्ड वर बॉर्न इन वुड सफर फ्रॉम सच फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी. जो चाइल्ड जन्म लेने वाला है, अगर उसको फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी है, तो भी इस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना चाहिए, ऐसा डॉक्टर सजेस्ट करेंगे, तो भी हम अबॉर्शन कर सकते हैं. ठीक है. टू बी द सीरियसली हैंडीकैप्ड, और वो बच्चा अगर जन्म ले तो सीरियसली हैंडीकैप्ड हो तो भी ये किया जा सकता है. तो ये कुछ ग्राउंड्स थे जो कि हमारे किस एक्ट के अंडर आते हैं, ये आते हैं द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट अमेंडमेंट 2017. ठीक है. तो ये यहां पे आपको बताना जरूरी था. अब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता क्या है, एमटीपी. एमटीपी की मीनिंग क्या होती है, यहां पे जो दिया गया है एमटीपी, intentional or voluntary termination of pregnancy before full term is called the medical termination of pregnancy. क्या, किसी भी प्रेगनेंसी को कोई इंटेंशनली अगर अबॉर्ट कर रहा है या टर्मिनेट करना चाह रहा है बिफोर फुल टर्म्स, मतलब पूरी तरह से उस फीटस के डेवलपमेंट के पहले ही, तब हम उसको क्या कहेंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है. ये क्या होता है, और द इंड्यूस्ड अबॉर्शन, या फिर जानबूझकर किया जाने वाला अबॉर्शन. ठीक है. नियरली 40 to 50 मिलियन एमटीपीज आर परफॉर्म इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड. इस पूरी दुनिया में लगभग 45 से 50 मिलियन अबॉर्शन हर साल कराए जाते हैं. ठीक है. अकाउंट्स टू द वर्ल्ड विच अकाउंट्स टू 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन अ ईयर. और ये क्या होता है,
कि पूरे के पूरे साल में जितनी कंसीव्ड प्रेगनेंसीज होती हैं उनका 1/5 पार्ट है। मतलब अगर 100 प्रेगनेंसीज हो रही हैं उनका कितना पार्ट है, 1/5 मीन्स 20 प्रेगनेंसी को 100 में से अबॉर्ट कर दिया जाता है। ठीक है। वेदर टू एक्सेप्ट और द लीगलाइज MTPs और नॉट इज बीइंग डिबेटेड अपॉन इन द मेनी कंट्रीज। अब यहां पे क्या है, कुछ कंट्रीज के यहां क्या होता है कि ऐसी MTPs को अलाउ किया गया है, किया जा सकता है, जैसे कि इंडिया। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज, ठीक, या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, वहां पर जैसे ब्राजील, वहां पर ये MTP बैन है, वहां पे अबॉर्शन क्या है, इलीगल है। ठीक। ड्यू टू इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज। कौन कौन से इश्यूज इसमें आते हैं, इमोशनल इश्यूज, कि ऐसा सोचो कि एक नया जीवन दुनिया में आने वाला है, हम उसको पहले ही जन्म लेने से पहले ही इस दुनिया में आने से पहले मार देते हैं। या फिर एथिकल, एथिकल मतलब हमारा क्या राइट है, ऐसा वो सोचें हमारा क्या राइट है कि हम किसी की जान ले लें, इसलिए वो अबॉर्शन नहीं कराएंगे। रिलीजियस, रिलीजन के अकॉर्डिंग भी हम किसी की जान नहीं ले सकते, कोई रिलीजन नहीं कहता कि आप दूसरे की जान लेने का आपके पास राइट है। ठीक। एंड द सोशल इश्यूज, सोशल इश्यूज मतलब हमारी सोसाइटी में इसको बहुत गलत माना जाए। ठीक। ऐसा अगर होता है तो यहां पे MTPs को क्या किया जाता है, इलीगल कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज MTP इन द 1971, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगल कर दिया था क्योंकि हमें पता है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो क्या अलार्मिंग लेवल तक पहुंच गई है। ठीक है। विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इट्स मिसयूज। हाँ, लेकिन वो इतना नॉर्मल भी नहीं है, कुछ कंडीशंस है, कुछ ग्राउंड्स हैं, तभी जाकर के इसको लीगलाइज किया गया है, तभी कोई अबॉर्शन करा सकता है, नहीं तो इसका मिसयूज भी होगा। ठीक है। Such restrictions are all the more important to check the discriminant and the legal female feticide which are reported to be high in India। अब देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, 1971 में MTP को लीगल कर दिया। इससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में क्या होता है, लोगों को लड़कों की चाहत ज्यादा होती है कि हमारे पास बेटा हो, ठीक है, कंपेयर टू गर्ल चाइल्ड। तो यहां पे क्या हुआ, MTP को जैसे ही अलाउ किया गया, लीगल किया गया, लड़कियों को क्या किया गया, जो गर्ल फेटिसाइड था वो बढ़ गया, लड़कियों को ही क्या किया जाने लगा, उनको उनकी माँ की कोख में ही मारा जाने लगा। ठीक। तो इसका क्या हुआ, एक ये निगेटिव इंपैक्ट आया। फिर से हमें क्या करना पड़ा, बहुत सारे काम करने पड़े इस फील्ड में कि लड़कियों को ना मारा जाए। ठीक है। जो फीमेल फेटिसाइड था वो बढ़ गया। अब यहां पे MTP रिक्वायर्ड क्यों है, वाई MTP, रीजन क्या है? Obviously the answer is to get rid the unwanted pregnancies either due to the casual unprotected intercourse or the failure of the contraceptive use during the coitus or rape। ठीक है। क्या बताया गया कि MTP क्यों जरूरी है, ये कभी कभी ऐसा होता है अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, पेरेंट्स नहीं चाहते कि उन्हें एक चाइल्ड चाहिए, लेकिन कभी कभी अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, फिर उस चाइल्ड का पूरा की पूरी जिम्मेदारी पूरे लाइफ की उठाना नहीं चाहते, या फिर उनके पास पहले से कुछ चाइल्ड हैं, तो तब वहां पर MTP क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। ओके। या फिर कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया गया है, ठीक, कोई कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज नहीं की गई है, तो प्रेगनेंसी हो जाती है, तो भी अबॉर्शन को यहाँ पे MTP यहाँ पे किया जा सकता है। या फिर फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज, ठीक है, जो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड आपने यूज की उसका फेलियर हो जाए तो भी क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी अनवांटेड हो जाती है। ड्यूरिंग द कॉइटस और रेप में तो MTP बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जब रेप होते हैं तो उससे अगर कोई प्रेगनेंसी होती है तो उसका अबॉर्शन कराना जरूरी होता है, MTP जरूरी होता है। ठीक। MTP are also essential in the certain cases where the continuation of the pregnancy could be harmful। लेकिन MTP और भी कुछ कारण से जरूरी है, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी प्रेगनेंसी हो गई है जिस अगर उस बच्चे को मदर बर्थ देती है तो उस मदर की खुद की जान खतरे में हो, तो भी क्या होता है, MTP कराया जा सकता है। ठीक है। प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन द फैटल ईदर ऑफ द मदर और द फीटस और बोथ। क्या होगा अगर वो प्रेगनेंसी फैटल है, किसके लिए, मदर के लिए, फीटस के लिए, या फिर दोनों के लिए, तो भी MTP कराया जा सकता है।
ठीक, तब एमटीपी की जरूरत होगी। MTP are considered the relatively safe during the first trimester up to 12 week of pregnancy। ठीक है, तो यहां पे क्या कहा जा रहा है, जो प्रेगनेंसी होती है वो 9 मंथ की होती है ह्यूमन में, तो उसके जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मतलब लगभग 12 हफ्तों तक अगर प्रेगनेंसी को क्या किया जाए, टर्मिनेट कर दिया जाए, तो ये सेफ होता है। ठीक, मदर को उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी या उसकी हेल्थ को नुकसान नहीं होगा। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर द मच मोर रिस्कियर, और अगर ऐसा सेकेंड ट्राइमेस्टर में कराया जाए मतलब 12 हफ्तों के बाद और 24 हफ्तों के पहले, तो ये बहुत रिस्की होता है मदर के लिए। On the disturbing trend observed in the majority of MTPs are performed illegal by the unqualified quacks, which are not only unsafe but could be fatal too। और नेक्स्ट जो हमारा यहां पे पॉइंट है वो क्या है कि MTPs बहुत बार ऐसा होता है कि इलीगली कराया जाता है अनक्वालिफाइड क्वैक से। ठीक है, अनक्वालिफाइड क्वैक से जब कराया जाता है, जो कि बहुत अनसेफ होता है, उनको उसका कुछ आइडिया नहीं होता और बस क्या करते हैं, वो इसको परफॉर्म कर देते हैं, जिससे बहुत हाई रिस्क होता है और ये फैटल भी होता है, मैक्सिमम लोगों की डेथ भी हो जाती है ऐसे कंडीशन में। Another dangerous trend in the misuse of the amniocentesis, जो एमनियन फ्लूइड होता है उसका भी क्या है, यहां पे गलत तरीके से मिसयूज किया जा रहा है। डिटरमिन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड, वो क्या करते हैं, अनबॉर्न चाइल्ड का पहले ही जेंडर पता कर लेंगे, अगर उनको जैसा डिजायरेबल, उनको गर्ल चाहिए और बॉय है तो उसका क्या करेंगे, प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन कर देंगे, और बॉय है चाहिए और गर्ल्स है तो गर्ल है तो उसका भी मेडिकल टर्मिनेशन कर देते प्रेगनेंसी का। ठीक है, ये इसका बहुत खतरनाक यूज है। Frequently, if the fetus is found to be female, it is followed by the MTP. It is the totally against what is legal। और अगर खास करके कोई फीटस पाया जाए वो फीमेल है तो उसका टर्मिनेशन कर दिया जाता है, MTP कर दिया जाता है उसका। ठीक है, ऐसी प्रैक्टिस को क्या किया जाना चाहिए, अवॉइड किया जाना चाहिए। ठीक, बिकॉज दीज आर डेंजरस बोथ फॉर द यंग मदर एंड द फीटस। इफेक्टिव counseling on the need to be avoid the unprotected coitus and the risk factor involved in the illegal abortions, as well as the providing more healthcare facilities could reverse the mentioned unhealthy trend। तो यहां पे क्या होना चाहिए कि प्रेगनेंसी से पहले मदर की अच्छे से काउंसलिंग कराई जानी चाहिए। काउंसलिंग का मतलब उनको बताना चाहिए कि प्रेगनेंसी आप जिस टाइम पे करा रहे हो उसके रिस्क क्या है, उसकी मेरिट डिमेरिट प्रोज कॉन्स क्या है, ये सारी चीजें उन्हें बताई जानी चाहिए। तब वो अगर एग्री करते हैं तब उनको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तभी जाकर के मदर हेल्दी रह सकती है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या फिर STIs। ठीक है, आपने इसको क्लास 10th में पढ़ा होगा STD करके। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ना, तो इन्फेक्शंस जो होते हैं ये कैसे होते हैं, STIs, आइए इनको समझते हैं। ठीक, इन्फेक्शन या फिर डिजीज ट्रांसमिट होती है अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स से, इनको कलेक्टिवली हम क्या बोल देते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन STI, या फिर वेनेरियल डिजीज VD। ठीक है, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन RTI। अब इसका एग्जांपल क्या है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, जेनाइटल हर्पीज है, क्लाइमेडियासिस है, जेनाइटल वॉर्ट है, ट्राइकोमोनियासिस है, हेपेटाइटिस B है, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डिजीज इन्फेक्टेड इन द रिसेंट ईयर। इसमें से ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शन कब बढ़ा है, रिसेंट ईयर में बढ़ा है। HIV जो है वो लीडिंग टू एड्स आर सम ऑफ द कॉमन STI। ये कुछ कॉमन STIs हैं जिनके बारे में आपने जरूर सुना होगा, और नहीं सुना है तो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो HIV इन्फेक्शन के बारे में तुम चैप्टर 7 में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, लेकिन बाकी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे इन्फेक्शन जैसे कि हेपेटाइटिस B, HIV, ये क्या है, ट्रांसमिट होते हैं बाय शेयरिंग द इंजेक्शन। इंजेक्शंस को अगर कोई शेयर कर रहा है, इंजेक्शन नेडल को, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को, ऐसे पर्सन से कोई HIV पॉजिटिव है और फिर उस वही इंस्ट्रूमेंट यूज करके दूसरे HIV नेगेटिव पर्सन में यूज किया जाए तो ये ट्रांसमिट हो जाते हैं। ठीक, विद इन्फेक्टेड पर्सन ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड
ब्लड को अगर ट्रांसफ्यूज करके दिया जा रहा है, दूसरों को दे दिया जा रहा है, इन्फेक्टेड मदर से ये चाइल्ड को भी पहुंच जाते हैं, फीटस को भी, except for the hepatitis B, genital herpes and HIV infections, other disease are the completely curable if detected early and treated properly. हेपेटाइटिस बी को छोड़ करके अगर जेनाइटल herpes या फिर HIV इन्फेक्शन एक फिक्स टाइम के पहले पता चल जाए तो इसको पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है, ये क्योरेबल है, मतलब आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हो। लेकिन हेपेटाइटिस बी के केस में ऐसा नहीं है। अर्ली सिम्टम क्या होते हैं कि माइनर या फिर इंक्लूडिंग इचिंग होती है, ठीक है, माइनर इचिंग, खुजली, ठीक है, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, फ्लूइड निकलेगा, ठीक है, स्लाइट पेन, हल्का दर्द, स्वेलिंग हो सकती है, ये सब क्या है, माइनर सिम्टम्स हैं, ठीक, इन द जेनाइटल रीजन, ये सब जेनाइटल रीजन में होते हैं। इन्फेक्टेड फीमेल में ऑफन बी द एसिम्टोमैटिक, फीमेल को लगभग कोई सिम्टम नहीं होता, में रिमेन अनडिटेक्टेड, इसलिए उनमें तो अनडिटेक्टेड होता है बहुत लंबे टाइम तक, जब बहुत सीवियर केस हो जाता है तभी जाकर के पता चलता है। Absence or the less significant symptom in the early stage of infection and the social stigma attached to the STI deter the infected person from going to the timely detection and a proper treatment। कुछ सोशल स्टिग्मा है कि लोग जान के भी जाते, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराते, और जब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो कंडीशन ऐसी आ जाती है कि फिर ठीक नहीं किया जा सकता। इससे क्या होता है, बाद में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, सीरियसनेस आ जाती है, क्योंकि उस डिजीज में, इन्फेक्शन में ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जाती है, मतलब पेल्विक रीजन पूरी तरह से फैल जाती है, जिसको PID बोलते हैं। अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, इनफर्टिलिटी या फिर कैंसर, ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हो सकता है, ठीक। STI आर अ मेजर थ्रेट टू द हेल्दी सोसाइटी, हमारे हेल्दी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, ठीक है। देयरफॉर इसके प्रिवेंशन के लिए इन डिजीज को क्या किया जाता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ठीक है, जिससे पर्सन को पता चले कि कितने वल्नरेबल इन्फेक्शंस हैं और इनसे वो बचने के सारे उपाय जान सकें, और खास करके किस एज ग्रुप के लिए, 15 से 24 ईयर के लिए, ठीक है, 15 to 24 ईयर एज ग्रुप के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इन्फेक्शन यहीं से बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती। वन कुड बी फ्री टू दीज इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग सिंपल प्रिंसिपल गिवन बिलो। यहाँ पे 3 प्रिंसिपल दिए गए हैं कि कैसे आप इन इन्फेक्शन से बच सकते हो। अवॉइड सेक्स विद द अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर, ओके, ऐसा करके भी आप ऐसे इन्फेक्शन से बच सकते हो, ठीक। नंबर 2, ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डोम्स ड्यूरिंग द कोइटस। पॉइंट नंबर 3, इन केस ऑफ डाउट, अगर आपको कोई डाउट है, वन शुड टू बी द क्वालिफाइड डॉक्टर, आपको हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर से ही पता करना चाहिए, ठीक है, नॉट इवन एनी डॉक्टर। फॉर अर्ली डिटेक्शन, अगर आप अर्ली डिटेक्शन करवा लेते हो, आपको अर्ली ये चीजें पता चल जाती हैं, एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ इफ डायग्नोसिस विद इन्फेक्शन, और आपका जो इन्फेक्शन है पूरी तरह से क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 प्रिंसिपल यूज करेगा कोई अगर, तो उसको कभी भी ऐसा कोई कंडीशन उसके लाइफ में नहीं आएगी कि उसको STI हो, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, इनफर्टिलिटी का मतलब है कि ऐसा कंडीशन है ये कि कोई भी कपल कोई न्यू यंग वंस को बर्थ ना दे पाए, ठीक है, ठीक। A discussion on the reproductive health is incomplete without mention the infertility, ठीक। A large number of couple, इस पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे कपल हैं इंक्लूडिंग इंडिया, आर इनफर्टाइल, वो इनफर्टाइल हैं, बच्चों को वो नेचुरल प्रोसेस से बर्थ नहीं दे सकते, दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन, ठीक है। द रीजन ऑफ कुड बी, ये कैसे रीजन हो सकते हैं, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे फिजिकल रीजन, ठीक है, फिजिकल, कॉन्जेनिटल डिजीजेज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल, बहुत सारी चीजें ऐसे हो सकती हैं जिसकी वजह से वो क्या करते हो,
चाइल्ड बर्थ ना कर पाते हो। इंडिया में फीमेल को ब्लेम किया जाता है कि उन्हें वो बच्चों को जन्म नहीं दे पा रहे, उनकी सारी गलती है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि मेल पार्टनर मैक्सिमम टाइम रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी के लिए। ठीक है, स्पेशलाइज हेल्थ केयर यूनिट इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स जो होते हैं, अगर वहां पे क्या किया जाए, infertility could help the diagnose the corrective treatment to some of these disorder and enable these couple to have children। तो क्या किया जा सकता है, अगर हम इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स पे जाकर के यहाँ पे डायग्नोसिस करवाएं तो मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है, इसको क्योर किया जा सकता है डिसऑर्डर्स को पता करके कि कपल को क्यों चिल्ड्रन नहीं है। ठीक है, दे आर करेक्शंस आर नॉट पॉसिबल। Where such corrections are not possible, the couple could be assisted have the children through the certain special technique commonly known as the assisted reproductive technology ART। अगर मान लीजिए कि वो नेचुरली चाइल्ड बर्थ देने में जो है कैपेबल नहीं है, तो उनको क्या दिया जाता है, कुछ ऐसे स्पेशल टेक्निक्स हमने डेवलप की हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक ART। उनसे हम क्या कर सकते हैं, ये जो प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी की उसको दूर कर सकते हैं और उनको भी वो भी बच्चों को जन्म दे सकते हैं। ठीक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसका पहला जो हमारा एक टेक्निक है वो क्या है, IVF। सबने सुना होगा IVF क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF का मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी। मतलब क्या होता है कि बॉडी के अंदर क्या होगा, ओवम रिलीज होगा ओवरी से फीमेल की, और स्पर्म आएगा मेल की तरफ से, मेल काउंटर पार्ट से स्पर्म आएगा, और मेल और फीमेल जो स्पर्म और ओवरी दोनों का फ्यूजन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है फर्टिलाइजेशन के थ्रू। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया ही था। लेकिन ये सारी जो प्रोसेस है ये कहाँ होती है, ये फीमेल यूटेरस या फैलोपियन ट्यूब में होती है ना। ये सारी प्रोसेस अब हम कहाँ करा रहे हैं, IVF में। इसको हम ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करा रहे हैं लैब में, फॉलोड बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफर। उसके बाद जब एम्ब्रियो बन जा रहा है, जो ET है, ET किया जाता है। ठीक, इस मेथड में मतलब एम्ब्रियो को यूटेरस में ट्रांसफर कर दिया जाता है मदर बॉडी में। इस मेथड को टेस्ट ट्यूब बेबी भी कॉमनली बहुत पॉपुलरली कहा जाता है। ओवा फ्रॉम द वाइफ, ओवा कहां से लिया जाता है, डोनर फीमेल से, और स्पर्म लिया जाता है हस्बैंड या फिर डोनर मेल से। इसको कलेक्ट करके इंड्यूस किया जाता है टू फॉर्म जाइगोट अंडर द सिमुलेटेड कंडीशन इन द लैबोरेटरी। अब लैब में क्या किया जाता है, इन स्पर्म और ओवम को फ्यूज कराया जाता है और वो क्या बना लेते हैं, जाइगोट। जाइगोट फिर क्या किस में डेवलप होता है, या फिर अर्ली एम्ब्रियो बन जाता है अप टू 8 ब्लास्टोमेयर्स, कुड देन बी ट्रांसफर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। फिर किस में ट्रांसफर किया जाता है, उसको मदर की फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है, GIFT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसको क्या कहा जाता है, ZIFT किया जाता है। एंड एम्ब्रियो विन विथ मोर देन द 8 ब्लास्टोमियर इनटू द यूटेरस, और अगर वो 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा है एम्ब्रियो तो उसको यूटेरस में ट्रांसफर किया जाता है, किसके थ्रू, IUT के थ्रू, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, टू कंप्लीट इट्स अ फर्दर डेवलपमेंट। क्योंकि इसके अभी आगे के जो डेवलपमेंट को हमको कराना है वो हम लैब में नहीं करा सकते, अब हमको इसको यूटेरस में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और एम्ब्रियो फॉर्म द इन वीवो फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट विद इन द फीमेल। इन वीवो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, गैमेट का फ्यूजन फीमेल की बॉडी में। आल्सो कुड बी यूज टू द ट्रांसफर ऑफ असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव। ये उनमें कराया जाता है जहां पर वो फीमेल कंसीव नहीं कर सकती। अब क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। अब डोनर का क्या होता है, ओवम जो कलेक्ट किया जाता है उसको फैलोपियन ट्यूब में, उस ओवम को जब वो फर्टिलाइज हो जाता है तो ट्रांसफर किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, GIFT, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। फिर गैमीट का क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। ऑफ एनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन, ऐसी फीमेल जो कि एग का प्रोडक्शन नहीं कर सकती, उनकी फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड द फर्दर डेवलपमेंट एंड द मेथड अटेम्प्टेड। ये जो है उनको फिर क्या कराया जाएगा, ऐसी इन्वायरमेंट भी उनकी बॉडी में प्रोवाइड कराया, मतलब हार्मोनल एक्शन हम उनको मेडिसिन या इंजेक्शन से हम उनकी बॉडी में स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, sperm injection is the another specialized procedure to form an embryo in laboratory in which sperm directly injected into ovum। लैब में एक और तरीका है, ओवम में डायरेक्टली स्पर्म को हम इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है,
infertility case either due to inability the male partner to the inseminated the female or due to the very low sperm count in the ejaculate. क्या होता है, कभी कभी मेल में हर इजैकुलेशन में स्पर्म का काउंट बहुत कम होता है, तो उनके पास जितने भी स्पर्म होते हैं उनमें से कुछ स्पर्म को निकाल करके ऐसा किया जाता है कि ओवम में इंजेक्ट कराया जाता है आर्टिफिशियली, करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या एआई टेक्निक से, ठीक है। इस टेक्निक में सीमेन को कलेक्ट किया जाता है या तो हस्बैंड से या फिर हेल्दी कोई डोनर से, आर्टिफिशियली उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है वजाइना में या फिर यूटेरस में। अगर यूटेरस में कराया जाता है IUI कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन ऑन द फीमेल, ठीक है। फिर क्या होता है, तो टफ ऑप्शन आर मेनली दो ऑप्शंस आर मेनी, ऑल दीज टेक्निक रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन, इनको बहुत ही करेक्टनेस से करना पड़ता है, इसमें कोई गलती नहीं चलेगी। ये स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स करते हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट से करते हैं क्योंकि आपको पता ही बहुत स्मॉल है। Therefore the facilities are presently available only very few countries, बहुत ही कम कंट्रीज में है और उनके बहुत कम सेंटर्स भी हैं क्योंकि बहुत महंगा होता है। ये बेनिफिट करता है अफोर्डेबल टू द लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, बहुत महंगा है इसलिए बहुत कम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर आर ऑल्सो डिटरेंट्स इन द adoption ऑफ दीज मेथड, लेकिन ये इमोशनल और रिलीजियस और सोशल फैक्टर्स हैं जो कि इस मेथड को अपनाने से थोड़ा लोग हिचकते भी हैं। सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ द ऑल द प्रोसीजर इज हैव टू चिल्ड्रन, लेकिन कुल मिलाकर के इन सारी प्रोसीजर का एक एम है कि ऐसे कपल जिनके पास बच्चे नहीं हैं उनको बच्चों को प्रोवाइड कराया जाए, who would probably not survive till maturity unless taken care of. अदर लॉ परमिट लीगल एडॉप्शन, कुछ और लॉ हैं जो हमें लीगल एडॉप्शन करने में क्या करेंगे, अलाउ करेंगे, लीगल अडॉप्ट कर सकते हैं ऐसे कपल्स बच्चों को, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द कपल लुकिंग फॉर द पेरेंटहुड, ये उन पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा है जो कि पेरेंटहुड के बारे में सोच रहे हैं, वो ऐसे एक बच्चे को एक नया परिवार दे सकते हैं जो कि पूरी लाइफ कभी बिना परिवार के रहेगा, ठीक है। तो आज हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया जिसमें आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और दूसरा हमने डिस्कस किया क्या, इनफर्टिलिटी के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास काफ़ी पसंद आई होगी और हमने इसमें सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।